उषा प्रेवंदा की कहानी वापसी से एक अंश व्याख्या विश्लेषण के लिए लेते हैं। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद ही उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। यहां उषा प्रेवंदा नई कहानी आंदोलन के साथ अपनी चर्चित कहानी वापसी से एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे परिवेश, एक ऐसे संसार से हमारा परिचय कराती हैं कि जहां जो कुछ सोचा जाता है, जो कुछ लक्ष्य है, वह सब धरा का धरा रह जाता और मानवीय संवेदनाएं वस्तु और पदार्थ के आगे मोहताज हो जाती हैं। यह अंश मनुष्य की संवेदना के पदार्थीकृत हो जाते समय का एक जीवित दस्तावेज है, जिसकी ओर उषा प्रेवंदा अपनी कहानी वापसी के इस अंश में संकेत करती हैं कि पति पत्नी के बीच जो पारिवारिक सहजता होनी चाहिए, वह पारिवारिक सहजता रिटायरमेंट के बाद आए गजाधर बाबू को अपने परिवार में नहीं मिलता। गजाधर बाबू आहत दृष्टि से पत्नी को देखते हैं। बहुत कुछ टूटा टूटा सा मन और हृदय लेकर गजाधर बाबू पत्नी को देखते हैं और उन्हें यह लगता है, और जो सच है, कि पूरे परिवार के सारे मेंबर के लिए गजाधर बाबू केवल धनोपार्जन निमित्त मात्र थे। घर की जरूरतों को पूरा करने वाले एक
कमाऊ आदमी से ज्यादा गजाधर बाबू की गिनती घर में नहीं थी। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर भरती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है, उस पत्नी के लिए गजाधर बाबू का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ धनोपार्जन तक सीमित है। और यह होना गजाधर बाबू के टूटने के लिए, गजाधर बाबू के अस्तित्व को आहत करने के लिए काफी होता है। गजाधर बाबू ये महसूस करते हैं कि पत्नी को घी, अचार और चीनी के डिब्बे में ज्यादा रुचि है बनस्पत गजाधर बाबू के अस्तित्व में रुचि लेने की। और इसका बहुत बड़ा कारण नौकरी के क्रम में गजाधर बाबू का घर परिवार के साथ न होना भी है। और घर परिवार को शहर में सुख सुविधाओं के साथ छोड़ देते हैं, और जब गजाधर बाबू ये सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ रहेंगे, घर को महसूस करेंगे, तो वह घर उन्हें महसूस नहीं हो पाता। यहां सब के सब लोग एक पदार्थ की तरह, एक वस्तु की तरह गजाधर बाबू को लेते हैं, और गजाधर बाबू जैसे संवेदनशील व्यक्ति को जब परिवार के सारे सदस्य पदार्थीकृत वस्तु के रूप में लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि गजाधर बाबू पूरी तरह से टूट जाते हैं। और यह गजाधर बाबू के अस्तित्व का टूटना सभ्यता के विकास क्रम में परिवार के अस्तित्व में एक टूटन की कड़ी नई कहानी आंदोलन में महसूस की जा रही थी, जो आधुनिकता के तमाम विकृत स्वरों के साथ घर परिवार के अंदर आ रही थी। जहां घर में सिनेमा के गीत गाए जा रहे हों, वहां गजाधर बाबू की कितनी प्रतिष्ठा होगी, यह हम सबको मालूम है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते थे। ऐसे में स्वाभाविक है कि परिवार वस्तुओं के पीछे उलझा हुआ है, वहां गजाधर बाबू और उनकी मानवीय संवेदना धरी की धरी रह जाती है। गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और इसीलिए गजाधर बाबू ने भी ये तय कर लिया था कि परिवार के मामले में मैं ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पर एक समय के बाद हस्तक्षेप न करना और अपने अस्तित्व को न महसूस करना मानवीय अस्तित्व के संदर्भ में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और यह बड़ी दुर्घटना इस कहानी के शब्द दर शब्द, पैराग्राफ दर पैराग्राफ महसूस की जा सकती है। और ऐसे में ये बराबर लगता है कि गजाधर बाबू का होना एक असंगत उपस्थिति बन गई है। इसलिए गजाधर बाबू जहां से आए थे वहीं वापस अपनी दुनिया में वापसी करा लेते हैं। और यह आना और फिर जाना और फिर वापस हो जाना की कहानी है, और एक संवेदनशील मनुष्य के अस्तित्व की कहानी है। जहां उसका अस्तित्व टूटता है तो वह अपनी पुनः उसी पुरानी दुनिया में चला जाता है, जहां अपने सेवक के साथ, नौकर के साथ कम से कम मानवीय संवेदना के धरातल पर अस्तित्व को महसूस करता था। और आज परिवार की चारदीवारी के बीच जिस संवेदनात्मक अस्तित्व को महसूस करने गजाधर बाबू आए हैं, वहां गजाधर बाबू का संवेदनात्मक मानवीय अस्तित्व तो अनुभव में नहीं आता। परिवार के सदस्य गजाधर बाबू को एक धनोपार्जन व्यक्ति से ज्यादा, धन की मशीन से ज्यादा गिनती नहीं करते, और वह उनके लिए एक धन
उत्पन्न करने वाली मशीन से ज्यादा नहीं है। ऐसे में मनुष्य का पदार्थीकृत और वस्तु गत ढांचा बन जाना मानवीयता के लिहाज से एक बड़ा हादसा है, जिसे आधुनिकता के पृष्ठभूमि में, नई कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि में उषा प्रियवंदा महसूस करती हैं। और इसीलिए यह कहानी, नई कहानी आंदोलन में मानवीय यथार्थ के बदलते चेहरे का एक जीवित दस्तावेज है, जहां मानवीय अस्तित्व को समझने और न समझने के क्रम में पुनः मनुष्य अपनी उस दुनिया में लौटना चाहता है जहां से वह बहुत सारी आकांक्षा और सपने को लेकर चला था। पर जब सपने टूटते हैं, जब मनुष्य को पदार्थ के रूप में गिना जाने लगता है, या जब मानवीय अस्तित्व की जगह वस्तु का अस्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ऐसे में मनुष्य का लौटना, वापस होना लाजमी है, स्वाभाविक है। और इस तरह से यह प्रसंग, यह कहानी एक संवेदनात्मक धरातल पर मानवीय अस्तित्व को महसूस करने की कहानी है। वापसी में मानवीय संवेदना का वापसीकरण होता है।